इस बार आपका एग्जाम थ्योरी वाइज ना होकर ऑब्जेक्टिव वाइज होंगे, लेकिन थ्योरी पढ़नी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ये नहीं कहा कि आप थ्योरी ना पढ़ो, थ्योरी पढ़ो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और थ्योरी पढ़ के आपको नॉलेज भी बढ़ेगी। तो जितना हो सके वहाँ तक थ्योरी पढ़ो आप। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ वीडियो का लिंक डाल दूंगा जो इस चैप्टर की हैं, उन वीडियो को देखो और उन वीडियो से ये जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब करवाऊंगा उनको सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये चैप्टर थर्ड यूनिट थर्ड मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, पक्का यही क्वेश्चन फंसने वाले हैं इस बार। तो 20 क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। देखो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन फर्स्ट छोटा सा है बिल्कुल और इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। सबसे पहले देखो आपने पढ़ रखा बोरेन ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन, ना पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको खोल के आप पढ़ लेना। ठीक है, तो उससे 3 या 4 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं। पहला क्वेश्चन देखो मेरे पास ये है बोर्न, ठीक है, ओपेनहाइमर, ठीक है सर, बोर्न ओपेनहाइमर, ठीक है, बोर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन, ठीक है, एप्रोक्सीमेशन के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, सिद्धांत के अनुसार कौन सी ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं है, कौन सी ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऊर्जा क्वांटीकृत नहीं है। देखो 4 ऊर्जाएं होती हैं, बोरेन ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन के सिद्धांत में 4 ऊर्जाएं होती हैं। एक होती है वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे कौन सी ऊर्जा ऐसी होगी जो क्वांटीकृत नहीं होती है। तो चारों ऊर्जा का मैं ऑप्शन दे रहा हूं। पहला जो मेरे पास ऑप्शन रहेगा वो पहला ऑप्शन मेरे पास रहेगा वाइब्रेशनल, मैं इंग्लिश में दे रहा हूं ऑप्शन, ठीक है। दूसरा मैं ऑप्शन दे रहा हूं रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल। और तीसरा जो ऑप्शन मेरे पास रहेगा, मेरे पास वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसके बाद में जो चौथा ऑप्शन मेरे पास रहेगा वो रहेगा ट्रांसलेशनल, ठीक है। जरा बताओ इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ट्रांसलेशनल। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, ट्रांसलेशनल, ठीक है। कौन सा है, ट्रांसलेशनल। ये एक ऐसी एनर्जी होती है, ठीक है, जो क्वांटीकृत नहीं होती, बाकी सबकी सब एनर्जी कैसी होती है, क्वांटीकृत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आता है, देखो क्वेश्चन मैं अगर 2 लूं तो क्वेश्चन मेरे पास सेकंड इसी का ही आता है, इसी का क्वेश्चन सेकंड आता है कि अधिकतम ऊर्जा होती है। जरा बताओ कौन सी ऐसी चीज होगी इसकी ऊर्जा अधिकतम होगी, अधिकतम ऊर्जा होती है, अधिकतम ऊर्जा होती है। अब ये चारों के चारों ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, चारों के चारों आपको ठीक लगेंगे, लेकिन उनमें से एक राइट आंसर होगा और वो कौन सा होगा वो आपको बताना है अभी। अब देखो जरा पहला वाला कौन सा होगा। चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं वाइब्रेशनल कर देना इसको भी, वाइब्रेशनल, ठीक है भाई। चलो वाइब्रेशनल। सेकंड नंबर मेरे पास रोटेशनल हो गया, ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ट्रॉनिक्स, ठीक है। फिर चौथा नंबर कौन सा होगा मेरे पास, ट्रांसलेशनल। बताओ जरा इसमें से अधिकतम ऊर्जा किसकी है, अधिकतम ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा अधिकतम होगी। यानी कि वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा होगी, रोटेशनल ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा होगी या ट्रांसलेशनल ज़्यादा होगी। बताओ ज़रा कौन सी ज़्यादा होगी। तो राइट आंसर बिल्कुल है यह वाला, थर्ड नंबर। इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये किसने बताया, बोर्न ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन के अनुसार, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी कैसी है, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। ध्यान देना इस लाइन में बिल्कुल, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थ्योरी वाइज एग्जाम है आपके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखो तो इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी कैसी होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद मेरे पास इसी चीज़ का, यानी कि इसी का एक नया क्वेश्चन और बनता है, और वो क्वेश्चन बनता है उस पर थोड़ा हल्का में ध्यान देना है। और क्या है वो क्वेश्चन, वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो, ठीक, देखो फिर विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का क्रम है, विभिन्न प्रकार की, ठीक है, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का क्रम है, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का क्रम है, ऊर्जाओं का क्रम है। बताओ जरा कौन सा क्रम है, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का कौन सा क्रम होगा, ठीक है। देखो जैसे पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सबसे ज़्यादा शॉर्ट में मैंने बोल दिया ई इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि ET, उससे ज़्यादा मैंने बोल दिया, फिर मैंने बोल दिया वाइब्रेशनल, ठीक है, फिर मैंने बोल दिया रोटेशनल, फिर मैंने बोल दिया ET। पहला ऑप्शन। सेकंड नंबर मेरे पास
ठीक है, ई वाइब्रेशनल उससे कम, इलेक्ट्रॉनिक्स फिर उससे कम, ईटी फिर उससे कम, ईआर। ऐसी 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ तुम्हें करने के लिए। ई आर बोल दिया मैंने, फिर ई टी बोल दिया मैंने, फिर ई वी आई बोल दिया मैंने, फिर ई जो है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। ठीक है, ऐसे चौथा नंबर मेरे पास मैं दे रहा हूँ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, मेरे पास राइट आंसर कौन सा होगा इस सवाल का? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉनिक्स, उससे कम ऊर्जा होती है वाइब्रेशनल, उससे कम ऊर्जा होती है रोटेशनल, और सबसे लास्ट में आती है ट्रांसलेशनल, क्योंकि वो क्वांटिकृत नहीं होती है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? ये हो गया। और इन तीनों में से पक्का एक सवाल फंसने वाला, चाहे वो कोई से भी सवाल दे। ओपन यानी कि वॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन के अनुसार ये 3 क्वेश्चन हो गए और इन 3 में से एक क्वेश्चन फंसेगा। ये तो भैया बहुत ही मोस्ट है, इसे तो तुम ठीक के साथ रट लो, रट्टा मान लो बढ़िया करके कि हाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, उससे कम ऊर्जा वाइब्रेशनल होती है, उससे कम ऊर्जा रोटेशनल होती है और सबसे कम ऊर्जा ट्रांसलेशनल होती है। ठीक है, ये क्रम रहता है। जिसमें मैंने सिंबल लिया है, ये सिंबल किस चीज़ का है? ये सिंबल है ग्रेटर देन का, यानी कि ई इलेक्ट्रॉनिक्स इज ग्रेटर देन टू ई वाइब्रेशनल, ऐसे ई वाइब्रेशनल इज ग्रेटर देन टू ई रोटेशनल। है कितना इजी? तो 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों के तीनों बड़े इजी क्वेश्चन। लेकिन हमें कितने क्वेश्चन करने हैं? 20 क्वेश्चन करने हैं। कौन से? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो भी। और ये 20 के 20 क्वेश्चन वेरी इजी हैं अगर आपने थ्योरी पढ़ी है। ठीक है, इसलिए थ्योरी पढ़ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बिना थ्योरी के आप इन पे सही टिक कैसे लगा पाओगे। आगे देखो जरा, फिर क्वेश्चन मेरे पास थर्ड हो गया, क्वेश्चन 4th आता है मेरे पास इस समय। ठीक है सर, क्वेश्चन 4th करवाओ। तो क्वेश्चन 4th मेरे पास आता है, जरा थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन 4th में यूवी अल्ट्रावायलेट, यूवी क्षेत्र में कौन सा संक्रमण संभव नहीं है? कौन सा संक्रमण संभव नहीं है? बिल्कुल क्रमवाई लिखवाऊंगा मैं, संभव नहीं है, असंभव है। संभव का उल्टा ही होता है, असंभव होता है, और कोई काम असंभव होता नहीं है। जैसे देखो, पहला ऑप्शन मेरे पास होगा, पहला ऑप्शन मैं अगर लूं तो पहला ऑप्शन लूं मैं सिग्मा चेंज टू सिग्मा स्टार। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो पाई चेंज टू पाई स्टार, ये सब ट्रांजिशन होते हैं। तीसरा ऑप्शन मेरे पास है एन चेंज टू एन स्टार, नहीं मैंने सिग्मा स्टार बोल दिया। ठीक है, फिर 4th नंबर मेरे पास एन चेंज टू पाई स्टार। अब इसका राइट आंसर कौन सा है? यूवी क्षेत्र में कौन सा संक्रमण संभव नहीं है? जरा मुझे बताओ। पढ़ाना, ट्रांजिशन 4 प्रकार के होते हैं जो कि ये लिखे हुए हैं। अब इनमें से एक ट्रांजिशन ऐसा है जो अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में नहीं पाया जाता, 3 पाए जाते हैं, एक नहीं पाया जाता। और हमारा वो क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला राइट आंसर है हमारा, सिग्मा चेंज टू सिग्मा स्टार। सिग्मा चेंज टू सिग्मा स्टार क्या है? ये यूवी क्षेत्र में क्या है? ट्रांजिशन नहीं पाया जाता। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 5th में लिखवा रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चन नंबर 5th है, ये तुम्हें बताना है कि किस ट्रांजिशन यानी कि किस संक्रमण ठीक है, किस संक्रमण की ऊर्जा अधिक होती है, किस संक्रमण की ऊर्जा अधिक होती है, ये बताना है आपको। किस संक्रमण की ऊर्जा अधिक होती है? जरा बताओ मुझे भाई, किस संक्रमण की ऊर्जा अधिक होती है? पहला सिग्मा चेंज टू सिग्मा स्टार, ठीक है। दूसरा पाई चेंज टू पाई स्टार, ठीक है। तीसरा एन चेंज टू सिग्मा स्टार, ठीक है। और चौथा नंबर मेरे पास आ गया एन चेंज टू पाई स्टार। जरा बताओ इनमें से किस ट्रांजिशन की एनर्जी सबसे अधिक होगी? तो एक ही है, वो है अपना सिग्मा चेंज टू सिग्मा स्टार। इस ट्रांजिशन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान देना, इस ट्रांजिशन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं इसी टाइप का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, और वो क्वेश्चन है मेरे पास एन टेंस टू पाई स्टार, यानी कि एन टेंस टू पाई स्टार संक्रमण मिलते हैं आपको किस क्षेत्र में मिलते हैं वो बताना है आपको। संक्रमण मिलते हैं, ठीक है। पहला नंबर मेरे पास है, अगर 200 तरंग दैर्ध्य परास 200 नैनोमीटर से कम होगा, अगर 200 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा, ये एरिया होता है तरंग दैर्ध्य का, ठीक है। और थर्ड नंबर मेरे पास 200 से 400 होगा, और फोर्थ नंबर में ले चलो 400 से 800 नैनोमीटर तक। इसका राइट आंसर कौन सा बताओ जरा? एन पाई स्टार, ध्यान देना, एन पाई स्टार संक्रमण मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे आपको? एन पाई स्टार संक्रमण कहाँ मिलेंगे आपको? जिसका तरंग दैर्ध्य परास 200 नैनोमीटर से कैसे होगा? कम होगा। वहां पर क्या मिल जाएंगे तुम्हें? एन चेंज टू पाई स्टार्स ट्रांजिशन प्राप्त हो जाएंगे,
ठीक है, जिसका तरंगदैर्घ्य प्रकाश कितना होगा, 200 नैनोमीटर से कम होगा। ये वही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। बाकी मैं ज़्यादा फालतू क्वेश्चन करवाऊंगा नहीं चैप्टर के। क्या है, यूनिट 3 है मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और सबके सब क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ वो सबके सब क्वेश्चन कौन से हमारे मोस्ट है, बस यही 20 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं। इसमें से आपको 2 या 3 या 5 क्वेश्चन पेपर में रखे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 7 आएगा, और वो क्वेश्चन है 7 मेरे पास, जरा थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 पे बताना जरा आपको, परावैंगनी क्षेत्र, परावैंगनी क्षेत्र, ठीक है, का परास होता है, का परास होता है। परास मतलब समझते हो ना, परावैंगनी क्षेत्र का परास रेंज, तरंगदैर्घ्य परास क्या होता है भाई। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, क्या पता आप समझ जाओ ऑप्शन से। हाँ सर ऑप्शन बता दो। लो यार, 10⁻⁻4 मीटर होता है, दूसरा नंबर 10⁻⁻8 मीटर होता है, ठीक है, तीसरा नंबर 10⁻10 मीटर होता है, और चौथा नंबर है मेरे पास 0 होता है। कितना होता है, 0। जरा बताओ इसमें राइट आंसर कौन सा है, एकदम करेक्ट ये वाला होता है। मीटर में हमारे पास 10⁻8 मीटर क्या होता है, इसका तरंगदैर्घ्य परास होता है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें पढ़ने जरूर है, ठीक है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले ले, इसके बाद देखते हैं फिर। अब 8वां क्वेश्चन देखो जरा। 8वां क्वेश्चन आता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने पढ़ा दिया, जिसने ना पढ़ा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को आप देख लेना, क्योंकि वहां से पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको छांटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उस वीडियो से, ठीक है। नहीं तो मेरे पास जो 8वां क्वेश्चन है वो है तुम्हारे पास निम्नलिखित अणुओं में से, क्वेश्चन है निम्नलिखित अणुओं में से, जरा ध्यान देना, निम्नलिखित अणुओं में से, ठीक है भाई, निम्नलिखित अणुओं में से, ठीक है, कौन सा अणु, कौन सा अणु रमन स्पेक्ट्रा देगा, रमन स्पेक्ट्रा देगा। ध्यान देना, कौन सा अणु रमन स्पेक्ट्रा देगा, ठीक है। पहला मेरे पास अणु है H2, ठीक है, दूसरा अणु है मेरे पास N2, ठीक है, तीसरा अणु है मेरे पास O2, और चौथा है मेरे पास ऑप्शन इनमें से को, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी, ये सभी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई, निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा अणु रमन स्पेक्ट्रा देगा, जरा बताओ मुझे, ठीक है। तो ये सभी जितने भी है ना, H2B, N2B, O2B, ये सब के सब क्या करेंगे, रमन स्पेक्ट्रा आपको देंगे, ठीक है। नहीं ध्यान देना, तो इसका जो राइट आंसर है वो मेरे पास कौन सा, चौथा नंबर है, ठीक है। नहीं तो रमन स्पेक्ट्रा जो समान एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल, वो सबके सब रमन स्पेक्ट्रा देंगे। हाँ, इसका अपोजिट एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, और वो क्वेश्चन हमारे पास होता है, ध्यान से देखना जरा, 9वां क्वेश्चन मेरे पास होता है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा अणु, कौन सा अणु, निम्नलिखित में से कौन सा अणु, ठीक है, दोलनात्मक वाइब्रेशनल, दोलनात्मक, ठीक है, दोलनात्मक रमन स्पेक्ट्रा देगा, रमन स्पेक्ट्रा देगा। ध्यान देना, दोलनात्मक रमन स्पेक्ट्रा देगा। ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होगा, जैसे पहला नंबर मैंने लिख दिया H2O, ठीक है, सेकंड नंबर मैंने लिख दिया NO, ठीक है, थर्ड नंबर मैंने लिख दिया HCl, और चौथा नंबर मैंने लिख दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन भी ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछ लेता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, H2, ठीक है। कौन सा आंसर होगा हमारे पास, H2, N2, O2 सब सेम मॉलिक्यूल है जो कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में रमन इफेक्ट डालेंगे, है ना। इसके बाद में देखो 10th क्वेश्चन नंबर 10 आ गया मेरे पास, और क्वेश्चन नंबर 10 मेरे पास है, 10 क्वेश्चन मेरे पास है घूर्णन स्पेक्ट्रम, घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए, घूर्णन स्पेक्ट्रम, घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम है, यानी कि सिलेक्शन रूल है, चयन नियम है, चयन नियम है। अब हर चैप्टर का सिलेक्शन रूल अलग अलग होता है। जैसे चैप्टर नंबर 3 है मोलिकुलर, 4 आ गया तुम्हारे पास IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो हर चैप्टर का सिलेक्शन रूल अलग अलग दिखाया गया है। तो जरा घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम क्या होगा मुझे बताना जरा। पहला नंबर मैं ले रहा हूँ डेल्टा J = +1, दूसरा नंबर है मेरे पास डेल्टा J = 0, और सेकंड नंबर है मेरे पास, और थर्ड नंबर है डेल्टा J = ±1,
और फोर्थ नंबर है मेरे पास डेल्टा जे इक्वल टू -1। बताओ जरा इसमें सर राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, एक आंसर चुनना है आपको। तो ये वाला आंसर कैसा हमारे पास राइट है, डेल्टा जे इक्वल टू +-1। ठीक है, ये होता है सिलेक्शन रूल। ठीक है, किसके लिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए चयन नियम क्या है मेरे पास, +-1 होता है। ऐसे मेरे पास चैप्टर क्वेश्चन नंबर 11 आता है, और 11 क्वेश्चन है मेरे पास बैथोक्रेमिक शिफ्ट, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। बैथोक्रेमिक शिफ्ट जो होती है, बैथोक्रेमिक शिफ्ट होता है उसकी ओर। बताओ जरा किसकी ओर शिफ्ट होता है, बैथोक्रेमिक शिफ्ट होता है उसकी ओर, अधिक तरंग दैर्ध्य की ओर, पहला ऑप्शन है अधिक तरंग दैर्ध्य की ओर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या होगा, कम तरंग दैर्ध्य की ओर। बताना जरा इसका राइट आंसर, कम तरंग दैर्ध्य की ओर। ठीक है, और जो मेरे पास चौथा नंबर आता है, जो मेरे पास थर्ड नंबर आता है, ध्यान देना, अधिक तरंग दैर्ध्य की ओर, कम तरंग दैर्ध्य की ओर, कम तीव्रता की ओर, और भाई एक फोर्थ नंबर मेरे पास आता है अधिक तीव्रता की ओर। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है यार। बैथोक्रेमिक शिफ्ट होता है उसकी ओर, किसकी ओर शिफ्ट होता है भाई, किसकी ओर शिफ्ट होता है, अधिक तरंग दैर्ध्य की ओर होता है, या कम तरंग दैर्ध्य की ओर होता है, कम तीव्रता की ओर या अधिक तीव्रता की ओर। तो इसका राइट आंसर कौन सा है मेरे पास, कम तरंग दैर्ध्य की ओर। ठीक है, बैथोक्रेमिक शिफ्ट हमेशा कम तरंग दैर्ध्य की ओर शिफ्ट होती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ो यार, क्योंकि यही क्वेश्चन तो पेपर में आने वाले हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन छोड़ दोगे तो फिर पढ़ोगे क्या, ये भी तो है ना कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो फिर क्या पढ़ोगे आप, इस चीज़ को भी देखना होता है हमें। तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर कितने हो गए तुम्हारे पास, क्वेश्चन 11 हो गए, क्वेश्चन नंबर 12 मेरे पास आता है। बस ज़्यादा नहीं 20 क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कितना इजी क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। पढ़ाना आपने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का तरंगदैर्ध्य परास कितना होता है, जरा मुझे बताओ। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का तरंगदैर्ध्य परास पहला क्वेश्चन में, यानी कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो जो पेपर में आता है CO2 के IR में मूलभूत दोलन आवृत्ति है। जरा मुझे बताओ मूलभूत दोलन आवृत्ति कितनी होगी, दोलन आवृत्ति है। तो पहला ऑप्शन में दे रहा हूं करने के लिए आपको 1, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास 2, और तीसरा ऑप्शन है मेरे पास 3, और चौथा ऑप्शन है मेरे पास 4। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, CO2 के IR में मूलभूत दोलन आवृत्ति कितनी होती है, 4 होती है। इसको याद कर लो, कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति में क्या कनेक्शन होता है भाई, तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति में क्या कनेक्शन होता है, तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति में संबंध, ठीक है, होता है। तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति में संबंध होता है। अब क्या संबंध होता है मुझे बताना है कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में क्या संबंध होगा। ठीक है सर, पहला क्वेश्चन मेरे पास है कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में जो संबंध आएगा वो आएगा तुम्हारे पास, ठीक है, तो मैं ले रहा हूं न्यू बराबर C/λ। ठीक है, सेकंड नंबर मेरे पास E बराबर SC/λ। ठीक है भाई, और सेकंड नंबर थर्ड नंबर है मेरे पास न्यू बराबर C⍵ बार, और फोर्थ नंबर है मेरे पास न्यू बराबर C न्यू बार। अब बताओ इसमें राइट आंसर कौन सा है हमारा, इसमें एक राइट आंसर है, वो कौन सा आंसर होगा कि भाई आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध है। ये वाला आंसर हमारा राइट है, क्योंकि आवृत्ति जो होती है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जहां आवृत्ति कम हो जाएगी वहां तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगा, जहां तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा वहां आवृत्ति क्या हो जाएगी आपके पास, कम हो जाएगी। इस चीज पे तुम्हें फोकस करना है ठीक से। आवृत्ति तरंग दैर्ध्य के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जहाँ C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो C इक्वल टू हो गया मेरे पास C/λ, यानी कि न्यू इक्वल टू C/λ इज अ राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अब नया क्वेश्चन मेरे पास आता है, देखो नया क्वेश्चन मेरे पास आता है, 14वां क्वेश्चन हमारा आता है, किसी अणु से जुड़ी, ठीक है, किसी अणु से जुड़ी विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं, विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं। जरा मुझे बताओ, किसी अणु से जुड़ी विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं। पहला क्वेश्चन मेरे पास ये होगा, पहला ऑप्शन है,
पहला ऑप्शन है मेरे पास वाइब्रेशनल, ठीक है, यानी कि कंपनीय गति। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास रोटेशनल, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है मेरे पास ट्रांसलेशनल, ठीक है। और चौथा ऑप्शन मेरे पास आता है, चलो रोटेशनल भी हो गया, वाइब्रेशनल भी हो गया, ट्रांसलेशनल भी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि ये सभी ये नंबर है। तो भाई किसी अणु से जुड़ी विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं, सब की सब है। इसका राइट आंसर कौन सा है? ये सभी, ठीक है। ये वाला आंसर क्या है मेरे पास? इसका राइट है ये सभी, क्योंकि 4 ऊर्जाएं होती हैं। किसी भी अणु से संबंधित ऊर्जाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन बोरन ओपनहाइमर एप्रोक्सीमेशन में 4 ऊर्जाओं का वर्णन किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल 4 प्रकार की ऊर्जाएं हैं, और किसी भी अणु से इन्हीं 4 प्रकार की ऊर्जाओं का कनेक्शन होता, ठीक है। इसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन और रह गया, 15वां क्वेश्चन अगर मैं लिखवाऊँ आपको, तो 15वां क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन छोटा सा ये है कि अणु के चुंबकीय गुण को, अणु के चुंबकीय आघूर्ण को, ठीक है, अणु के चुंबकीय आघूर्ण को व्यक्त किया जाता है। अणु के चुंबकीय आघूर्ण को व्यक्त किया जाता है, काय में व्यक्त किया जाता है वो देखना, व्यक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर है वो देखते हैं जरा। पहला नंबर है मेरे पास चुंबकीय टन में, ठीक है। पहला नंबर क्या है मेरे पास? चुंबकीय टन में, ठीक है, चुंबकीय टन में। दूसरा नंबर है मेरे पास बोर मैग्नेटोन में, बोर मैग्नेटोन में, ठीक है। और थर्ड नंबर है मेरे पास इसका डिवाई में, और फोर्थ नंबर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा भाई? इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा बोर मैग्नेटोन। कौन सा आंसर होगा मेरे पास? बोर मैग्नेटोन। तो चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेटोन में व्यक्त किया जाता है। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखते हैं। फिर 16वां क्वेश्चन जो आता है, वो क्वेश्चन की थ्योरी आपने पढ़ रखी होगी, क्योंकि क्वेश्चन है इतना ईजी। जैसे देखो क्वेश्चन मैं 16वां लिखवाऊँ आपको, क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे पास। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त आवृत्ति है, प्रयुक्त आवृत्ति है। देखना हमें किस क्षेत्र की होगी, प्रयुक्त आवृत्ति है। तो पहला नंबर है मेरे पास अवरक्त, ठीक है, अवरक्त क्षेत्र। दूसरा नंबर है मेरे पास दृश्य क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र। और जो तीसरा नंबर मैं लूँगा, तीसरा नंबर जो मेरे पास है वह है रेडियो तरंग क्षेत्र, रेडियो तरंग क्षेत्र। और जो मेरे पास चौथा नंबर बचा, वो चौथा नंबर आपका होता है इनमें से कोई नहीं, मान लो, चलो इनमें से कोई नहीं। तो एक राइट आंसर है इनमें से, वो चुनना है आपको। बताओ ज़रा, थोड़ा सोच के बताओ कि कौन सा आंसर होगा इसका राइट। इसका राइट आंसर है हमारे पास रेडियो तरंग क्षेत्र, ठीक है। नहीं तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो प्रयुक्त आवृत्ति होती है वो किस क्षेत्र की आवृत्ति होती है? वो होती है रेडियो तरंग क्षेत्र की, क्योंकि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आपने पढ़ रखा, उसके 7 भाग होते हैं, 7 में से एक भाग हमारा होता है रेडियो तरंग क्षेत्र, ठीक है। और इस रेडियो तरंग क्षेत्र का यूज होता है कहाँ पर? NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इसके बाद जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17 आता है, और वो क्वेश्चन 17 हमारा होता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का कौन सा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का कौन सा क्षेत्र 1400 से और 6000, ठीक है, 6000 सेंटीमीटर इनवर्स में दिखाई देगा, में दिखाई देगा या देता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है हमारे इसके। पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है मेरे पास अवरक्त क्षेत्र, ठीक है। दूसरा तुम्हारे पास फिंगरप्रिंट क्षेत्र, फिंगर प्रिंट क्षेत्र, ठीक है। और तीसरा नंबर है मेरे पास, तीसरा नंबर है मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और लास्ट ऑप्शन है मेरे पास उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। जरा बताओ मुझे, एक आंसर राइट है, ठीक है। अवरक्त क्षेत्र, फिंगरप्रिंट क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, उपरोक्त सभी, यानी कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का कौन सा क्षेत्र 1400 से 6000 सेंटीमीटर इनवर्स में दिखाई देता है? और वह है हमारे पास कौन सा? फिंगरप्रिंट क्षेत्र,
ठीक है। ये फिंगरप्रिंट क्षेत्र जो होता है वो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के 1400 से 6000 सेंटीमीटर इनवर्स में दिखाई देता है। कितना इजी टॉपिक। और ये फिंगरप्रिंट क्षेत्र आपने पढ़ रखा है, कभी DNA के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पे DNA का हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, उस एरिया में इस IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी यूज़ होता। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 जो आता है, वो 18 क्वेश्चन मेरे पास आता है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का कारण है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का कारण है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का कारण है। बताओ जरा इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का कारण क्या होगा। तो मैं पहला कार्बन ले रहा हूं, पहला मेरे पास रीजन आगा इसका, पहला कारण है प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण, ठीक है। आगे एक सेकंड नंबर वो बताओ, सेकंड नंबर है प्रकाश का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन, ठीक है। 2 ऑप्शन, एक तीसरा ऑप्शन और देख लो इसका, तीसरा ऑप्शन है फोटोन का अवशोषण, फोटोन का अवशोषण और उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन है मेरे पास उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर कौन सा है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का उत्सर्जन, फोटोन का अवशोषण और उपरोक्त सभी। तो कौन सा इसमें से राइट आंसर है, एक ही राइट आंसर है, वो कौन सा आपके पास, उपरोक्त सभी। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का कारण क्या है, तीनों के तीनों होते हैं, प्रकाश का अवशोषण भी होता है, प्रकाश का उत्सर्जन भी होता है, फोटोन का अवशोषण भी होता है, और ठीक है, तीनों के तीनों ऑप्शन इसके राइट हैं बिल्कुल, इसलिए चौथे ऑप्शन मैंने दिया उपरोक्त सभी। तो ये सब के सब हमारे राइट आंसर है। अब आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, घूर्णन स्पेक्ट्रम में होता है, यानी कि घूर्णन स्पेक्ट्रा में होता है, इसको बोलते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो घूर्णन स्पेक्ट्रा में क्या होता है वो चेक कर लेते हैं एक बार। घूर्णन स्पेक्ट्रा में होता है, क्या होता है वो देख लेते हैं। पहला नंबर है मेरे पास अधिक ऊर्जा, घूर्णन स्पेक्ट्रम में अधिक ऊर्जा होती है, देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास निम्न ऊर्जा, ये भी हम चेक कर लेते हैं। और थर्ड नंबर है मेरे पास ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं, 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 ठीक है। और फोर्थ नंबर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ जरा इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा निम्न ऊर्जा। घूर्णन स्पेक्ट्रम में कौन सी ऊर्जा होती है, निम्न ऊर्जा होती है। घूर्णन स्पेक्ट्रम में कौन सी ऊर्जा होती है, निम्न ऊर्जा होती है, ये इसका राइट आंसर है। एक चौथा क्वेश्चन, यानी कि एक लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा 20 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन रह गया है कि भाई मेरे पास मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग होता है, तो इसका भाई मैं पहला नंबर लिखवा दूं। देखो इसका पहला नंबर होता है उत्पादों का अध्ययन करने में, ध्यान देना, उत्पादों का अध्ययन करने में, ठीक है। उत्पादों का अध्ययन में या उत्पादों के अध्ययन में, इसका पहला नंबर है मेरे पास, इसका पहला नंबर है संरचनात्मक जांच, संरचनात्मक जांच, संरचनात्मक जांच, ठीक है। और इसका सेकंड नंबर है मेरे पास, ठीक है, संरचनात्मक जांच हो गई। और जो मेरे पास सेकंड नंबर इसका आता है, और सेकंड नंबर है मेरे पास रंगों की समझ का आधार, रंगों की समझ का आधार, ठीक है भाई, रंगों की समझ का आधार। और इसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन और आता है, ऑप्शन मेरे पास ये आता है थर्ड नंबर, उत्पादों के अध्ययन में, उत्पादों के अध्ययन में, ठीक है भाई। एक ऑप्शन ये भी आ गया साहब लो, उत्पादों के अध्ययन में। और लास्ट नंबर है इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त सभी बोल दिया मैंने, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा, देखो मोलेकुलर ऑर्बिटल का यूज़ जो होता है, यानी कि मोलेकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो यूज़ होता है वो संरचनात्मक जांच करने में भी होता है, और रंगों की समझ का आधार भी होता है, उत्पादों का अध्ययन करने में भी इसका यूज होता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका क्या राइट आंसर है। तो 20 क्वेश्चन हो गए। ये सब वो क्वेश्चन है जो पिछले साल लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, MJPRU में भी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सब में ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं, ठीक है। वही मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन लिए हैं, और यही क्वेश्चन पेपर में इस बार आएंगे। हालांकि मॉडल पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन उतने मोस्ट नहीं है, पता नहीं चलेगा आपको कौन सा मोस्ट है कौन सा मोस्ट नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मोस्ट है,
ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चन को पढ़ो, इन क्वेश्चन में से कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पेपर में फंसेंगे आपके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।